हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के दूसरे एपिसोड के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर एम.के. सिंह। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस एपिसोड में एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ में दो लॉ हैं, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बीयर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ पहला आपका है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। लैम्बर्ट्स क्या है कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेडिएशन किसी भी होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडिया से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी घटती है। उस बीम ऑफ रेडिएशन का इंटेंसिटी क्या होगी? घटेगी। जैसे सपोज दैट ये कोई होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडिया है, एक सैंपल भरा हुआ है, एक क्यूवेट है। इस क्यूवेट में अगर हम मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट डालें तो ये सैंपल क्या करेगा? कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रेडिएशन क्या होंगे? यहाँ से ट्रांसमिट होकर के बाहर आएंगे। जो ट्रांसमिट होकर के बाहर आने वाली जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी से कम होगी। ये डिपेंड करता है ये हमारी मीडिया का जो थिकनेस है, ये होमोजीनियस मीडिया का थिकनेस कितना है। जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही इंटेंसिटी घटती जाएगी। जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही इंटेंसिटी घटती जाएगी। ध्यान सुनिएगा, लैम्बर्ट्स लॉ में जब तक हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की बात नहीं करते, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट की बात नहीं करते हैं, तब तक ये डेफिनेशन अधूरा है। जैसे ही कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट अगर हम किसी भी होमोजीनियस मीडिया पे डालते हैं तो ट्रांसमिट होने वाली इंटेंसिटी हमेशा क्या घटेगी? ये डिपेंड करता है थिकनेस पर या लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडिया पे। ये लैम्बर्ट्स का कहना है। जैसे कि आप लोग इस डेफिनेशन में देख सकते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासेस फ्रॉम ए होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडिया देन द रेट ऑफ decreases of intensity of radiation according to the length, ब्रैकेट में लिखा हुआ है thickness, according to the length या thickness of absorbing media। ये लैम्बर्ट्स लॉ है। लैम्बर्ट्स लॉ का कहना है कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट किसी भी हम होमोजीनियस मीडिया पे डालते हैं तो इंटेंसिटी की ट्रांसमिट होने वाली इंटेंसिटी की रेट क्या होगी? कम होती है इनिशियल इंटेंसिटी से। उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है कि हमारा जो सैंपल है, सैंपल के मॉलिक्यूल हमारे लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ लाइट की इंटेंसिटी रेडिएशन जो है आपके उस होमोजीनियस मीडिया से बाहर आती है और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इनिशियल इंटेंसिटी से कम होती है। ये लैम्बर्ट्स का कहना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लैम्बर्ट्स शुरू हो रहा है एल से, एल फॉर लैम्बर्ट्स, और ये डिपेंड किस पे करता है? लेंथ या थिकनेस पे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैम्बर्ट्स लॉ में जो लाइट की इंटेंसिटी घटती है, कम होती है, वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ या थिकनेस पे। मैं स्पेलिंग से याद दिला रहा हूं आपका, लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स एल शुरू हो रहा है, मीन्स एल फॉर लैम्बर्ट्स और एल फॉर लेंथ या थिकनेस। मीन्स लैम्बर्ट्स लॉ में यह है कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट किसी भी होमोजीनियस मीडिया से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी घटेगी, और जो इंटेंसिटी घटती है वो डिपेंड करता है थिकनेस या लेंथ ऑफ होमोजीनियस मीडिया पे। अगर हम थिकनेस को b मान लें तो रेट ऑफ डिक्रीजेज ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल इंटेंसिटी I0। और लैम्बर्ट्स लॉ में जो फाइनल इक्वेशन बनता है वो होता है आपका I इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस KB। I इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस KB। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा लैम्बर्ट्स लॉ का कौन सा इक्वेशन है, तो आप क्या बताएंगे? I इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस KB, जहां पे आपका I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू ए थिकनेस B। लाइट की वह इंटेंसिटी I क्या है? लाइट की वह इंटेंसिटी जो
किसी भी होमोजीनियस मीडिया के थिकनेस से पास होकर के पास हो रही है। आई क्या है? आई इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू ए थिकनेस बी। डी आई क्या है? ये पार्शियल इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। डी आई क्या है? अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी दैट इन स्पेसिफिक लेंथ, जो आपका ये होमोजीनियस मीडिया का स्पेसिफिक लेंथ दिखाया गया है, ये थिकनेस बी दिखाया गया है, इसमें जो एब्जॉर्ब होने वाली इंटेंसिटी है उसको हम डी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इस इक्वेशन में जो आपको के दिखाया गया है, के क्या है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये आपका क्या है? के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और आई जीरो क्या है आपका? आई जीरो क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी। इनिशियल इंटेंसिटी। इस आधार पे हम लैम्बर्ट्स को एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। लैम्बर्ट्स का कहना है कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेडिएशन, कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेडिएशन किसी भी होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडिया से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? घटेगी। वो डिपेंड करता है उसके लेंथ पे। उस होमोजीनियस मीडिया का लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। जितना बड़ा, जितना ज्यादा थिकनेस होगी उतने ही रेट से इंटेंसिटी हमारी क्या होगी? कम होगी। ये लैम्बर्ट्स का कहना है। जैसे आप लोगों को दिखाया गया कि लैम्बर्ट्स के इक्वेशन में, लैम्बर्ट्स की इक्वेशन दिखाया गया I इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर माइनस के बी, वेयर जहां पे I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू ए थिकनेस बी। डी आई क्या है? अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी दैट इन स्पेसिफिक लेंथ। के क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ध्यान सुनिएगा, के को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, पूछा जाता है। नेक्स्ट आई जीरो क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी। तो लैम्बर्ट्स इक्वेशन हुआ I इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर माइनस के बी। ध्यान सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। लैम्बर्ट्स इक्वेशन क्या है? I इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर माइनस के बी। अब बात आती है कि लैम्बर्ट्स की इक्वेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल पैरामीटर्स होती हैं जो लैम्बर्ट्स की इक्वेशन से पूछे जाते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है एब्जॉर्बेंस निकालने का, कि हम एब्जॉर्बेंस कैसे निकालते हैं। एब्जॉर्बेंस को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एब्जॉर्बेंस को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू होगा log आई जीरो अपॉन आई। आई जीरो क्या था? इनिशियल इंटेंसिटी। ध्यान सुनिएगा, आई जीरो क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी। आई क्या है? ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। होमोजीनियस मीडिया से पास होने वाली इंटेंसिटी को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। मतलब हुआ एब्जॉर्बेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एब्जॉर्बेंस को इनिशियल इंटेंसिटी में हम ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी को हम डिवाइड करेंगे। इनिशियल इंटेंसिटी में हम ट्रांसमिटेंस इंटेंसिटी का क्या करेंगे? हम डिवीजन करेंगे और उसका फिर हम लॉगरिथम निकाल लेंगे। लॉग निकाल लेंगे तो हमारा एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट हो जाएगा। और आपका फार्मूला बनता है A इक्वल टू log आई जीरो अपॉन आई। दूसरा क्वेश्चन, इस इक्वेशन से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ट्रांसमिटेंस का। ट्रांसमिटेंस कैसे निकाला जाएगा? ट्रांसमिटेंस को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रांसमिटेंस टी इक्वल टू होता है आई अपॉन आई जीरो। देखिए जस्ट अपोजिट है, एब्जॉर्बेंस का जस्ट उल्टा आपका ट्रांसमिटेंस दिखाया गया है। ट्रांसमिटेंस टी इक्वल टू आई अपॉन आई जीरो, जहां पे आई क्या थी? ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, और आई क्या है आपका? आई जीरो क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी। मतलब हम ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी में हम इनिशियल इंटेंसिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारा ट्रांसमिटेंस टी निकल जाएगा। ट्रांसमिटेंस टी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से। टी इक्वल टू आई अपॉन आई जीरो, इससे हम ट्रांसमिटेड निकालते हैं। तो क्वेश्चंस लैम्बर्ट्स लॉ से जो क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल पैरामीटर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक तो आपसे एब्जॉर्बेंस निकलवाया जाएगा और दूसरा आपका ट्रांसमिटेंस निकलवाया जाएगा। तीसरी बात, अगर हम तीसरा क्वेश्चन में बनता है कि अगर आपके क्वेश्चन में एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस दोनों दिया हो तो क्या करेंगे?
इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटी की बात ना करे, अगर क्वेश्चंस आपका इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस अगर आपका इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है और पूछ ले आपसे कि एब्जॉर्बेंस क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? एक रिलेशनशिप बनता है ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस के बीच में एक रिलेशनशिप है। हम एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू है log 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू log 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस। अगर क्वेश्चंस में आपको ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस पूछ रहा है, तो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। और अगर एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है, आपसे ट्रांसमिटेंस पूछा जाए, तब पर भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, ये सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग कि लैम्बर्ट्स लॉ में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लॉ में, लैम्बर्ट्स लॉ में जो लाइट की इंटेंसिटी घटती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो क्या बताएंगे आप? होमोजेनियस मीडिया के थिकनेस पे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि लैम्बर्ट्स लॉ का इक्वेशन क्या है? तो आपको लैम्बर्ट्स लॉ का इक्वेशन आपको बता दिया गया, I इक्वल टू I0 e⁻⁻kb। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी दे देगा और पूछ लेगा कि एब्जॉर्बेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एब्जॉर्बेंस के लिए हम निकालने के लिए फार्मूला आपको बता दिए, एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू log I0 अपॉन I। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप इसमें बनता है ट्रांसमिटेंस का। ट्रांसमिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ट्रांसमिटेंस टी इक्वल टू I अपॉन I0। और एक एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू log 1 अपॉन टी। इससे क्या हो, इस क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ट्रांसमिटेंस दे दे, एब्जॉर्बेंस पूछ लिया जाए आपसे, एब्जॉर्बेंस दे दिया जाए और आपसे ट्रांसमिटेंस पूछ लिया जाए, तो इसको हम आसानी से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये था आपका लैम्बर्ट्स लॉ। अब दूसरा लॉ जो है वो आपका बीयर्स लॉ है। बीयर्स लॉ, अब हम बात करेंगे बीयर्स लॉ के बारे में। लैम्बर्ट्स और बीयर्स दो ही लॉ हैं। बीयर्स लॉ इसलिए नाम रखा गया है, बर्नार्ड एंड बीयर्स दो साइंटिस्ट थे, दोनों का अलग अलग मत था कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट किसी भी होमोजेनियस मीडिया पे पास होती है तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी घटेगी। इनका भी कहना है कि लाइट की इंटेंसिटी घटेगी, लेकिन कैसे घटेगी? ये कह रहे हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी घटती है वो डिपेंड करता है होमोजेनियस मीडिया के कंसंट्रेशन पे। ध्यान सुनिएगा, लैम्बर्ट्स कहना है कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट किसी भी हम एब्जॉर्बिंग मीडिया पे डालते हैं तो ट्रांसमिट होने वाली इंटेंसिटी क्या होगा? घटेगी एज कंपेयर टू इनिशियल इंटेंसिटी, लेकिन वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडिया पे। लेकिन बीयर्स का मत है, बर्नार्ड और बीयर्स दोनों दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों का अलग अलग मत था कि लाइट की इंटेंसिटी घटती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेनियस मीडिया पे। जितना उस सैंपल का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी घटेगी। जैसे आपका ये होमोजेनियस मीडिया, एब्जॉर्बिंग मीडिया है, ये आपका क्यूबेट बना हुआ है, इसमें आपका एक सैंपल भरा गया है। इस सैंपल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, लाइट ट्रांसमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? उतना ही कम होगी एज कंपेयर टू इनिशियल इंटेंसिटी से। ठीक है। तो उसी आधार पे लैम्बर्ट्स का इक्वेशन जो बनता है वो है आपका I इक्वल टू I0 e⁻⁻kc। लैम्बर्ट्स कहना है I इक्वल टू I0 बीयर्स का जो इक्वेशन बनता है I इक्वल टू I0 e⁻⁻kc, जहां पे C आपका क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया। तो लैम्बर्ट्स और बीयर्स दोनों का अलग अलग मत है। दोनों का फाइनल रिजल्ट एक ही है कि लाइट की इंटेंसिटी घटेगी, लेकिन लैम्बर्ट्स कहना है को डिपेंड करता है थिकनेस पे, एब्जॉर्बिंग मीडिया के थिकनेस पर, और बीयर्स कहना है कि जो लाइट की इंटेंसिटी घटती है वो एब्जॉर्बिंग मीडिया के
कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ट्रांसमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, उतना ही कम होगी। ये था आपका बीयर्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में अभी आप लोगों ने देखा और बीयर्स लॉ के बारे में भी अभी आप लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं आपकी कंबाइंड लॉ की, जिसमें कंबाइंड लॉ में आपके दोनों लॉ आते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ और बीयर्स लॉ। अगर इन दोनों साइंटिस्ट का जो मत है, अलग अलग मत है, इसको अगर हम कंबाइंड कर दें तो हमारा जो इक्वेशन बनता है I = I0 10⁻⁴ CB, I = I0 10⁻⁻⁴ CB, जहां C क्या है आपका कंसंट्रेशन है ग्राम मोल पर लीटर में। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कंबाइंड लॉ का इक्वेशन क्या है, कंबाइंड लॉ का इक्वेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे I = I0 10⁻⁻⁴ CB। C इस इक्वेशन में जो C है क्या है, वो कंसंट्रेशन है, वो किस कंसंट्रेशन की वो यूनिट क्या होगी, ग्राम मोल पर लीटर। एप्सिलॉन क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। एप्सिलॉन क्या होती है, क्या बताएंगे आप, एब्जॉर्प्टिविटी। अब एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है, एब्जॉर्प्टिविटी एक कांस्टेंट है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो कि डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, लाइट की इंसिडेंट लाइट है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडिया पे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पे और नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल पे, ये दोनों पे डिपेंड करती है। इसमें तो इस इक्वेशन में कई तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इक्वेशन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कंबाइंड लॉ में कौन कौन से लॉ हैं, लैम्बर्ट्स लॉ और बीयर्स लॉ। दूसरा कंबाइंड लॉ की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपका है I = I0 10⁻⁻⁴ CB। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होती है, एब्जॉर्प्टिविटी। एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ये होती क्या है, ये कांस्टेंट होती है जो डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पे और नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। C आपका क्या है, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन यूनिट क्या है, ग्राम मोल पर लीटर, यूनिट सहित आपको याद रखना है इसको। B क्या है, थिकनेस किस में ली जाएगी आपका, सेंटीमीटर में, जो लैम्बर्ट का कहना है। B क्या है, थिकनेस, और थिकनेस किस में लिया जाएगा आपका, यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर में। अब इस इक्वेशन को हम समराइज करें तो समराइज करते हुए अगर हम सैंपल का जो होमोजेनियस मीडिया है उसका हम लेंथ या थिकनेस, होमोजेनियस मीडिया का लेंथ या थिकनेस को अगर हम 1 सेंटीमीटर रखें, कंसंट्रेशन को हम 1% कर दें तो हमारा एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगी। एब्जॉर्प्टिविटी क्वेश्चन है, अगर इफ क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर हम थिकनेस को 1 सेंटीमीटर रख दें, कंसंट्रेशन को हम 1% कर दें तो एब्जॉर्प्टिविटी हम कैसे निकालेंगे। तो एब्जॉर्प्टिविटी जो है आपकी डिनोटेड होती है आपका एप्सिलॉन से। एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन इक्वल होता है A/CB। अगर हम इस एब्जॉर्प्टिविटी का कंसंट्रेशन 1% करें और थिकनेस को 1 सेंटीमीटर कर देते हैं, मीन्स C की जगह पे हम 1% करें और B की जगह पे हम 1 सेंटीमीटर रखें, तो हमारा जो एब्जॉर्प्टिविटी निकल के आती है, एब्जॉर्प्टिविटी 1% 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एब्जॉर्बेंस A के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। एक तो एब्जॉर्प्टिविटी निकालने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू A/CB। क्वेश्चन दे देगा कि एब्जॉर्बेंस इतना है, कंसंट्रेशन इतना है और थिकनेस आपका इतना सेंटीमीटर है, तो हमारा एब्जॉर्प्टिविटी कैसे निकलेगी। एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू होगा A/CB, या एब्जॉर्प्टिविटी दे रखा है, कंसंट्रेशन दे देगा, थिकनेस दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि एब्जॉर्बेंस कैसे निकाला जाएगा। कोई कुछ भी आपके क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो, इस इक्वेशन से कोई कुछ भी निकाल सकते हैं आप। एब्जॉर्प्टिविटी मालूम हो, एब्जॉर्बेंस मालूम है, कंसंट्रेशन पता है तो आप थिकनेस निकाल सकते हैं।
थिकनेस पता है, कंसंट्रेशन पता है, एब्जॉर्बेंस पता है, तो आप एब्जॉर्बिविटी निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दे देता है, सारा कुछ देने के बावजूद भी लिख देगा एक लाइन में कि कंसंट्रेशन को अगर हम 1% कर दें और थिकनेस को हम 1 सेंटीमीटर रख दें तो हमारा एब्जॉर्बिविटी क्या होगी। तो आप 1 × 1 करेंगे तो मोलर एब्जॉर्बिविटी एप्सिलॉन 1% 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारे एब्जॉर्बेंस के बराबर हो जाता है। ये था कंबाइंड लॉ के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन लॉ में जो पढ़े, लैम्बर्ट्स लॉ, बीयर्स लॉ और कंबाइंड लॉ। कंबाइंड लॉ में आपके लैम्बर्ट्स और बीयर्स दोनों लॉ आते हैं। अब हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है किसके किसके बीच में खींचा जाता है। आप लोग देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम दो चीजों के बीच में होता है। एक तो एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में खींचा जाता है। दूसरा एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में खींचा जाता है। जैसा कि आपको दिखाया गया है, ध्यान सुनिएगा कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन और दूसरा एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में स्पेक्ट्रम खींचा जाता है। एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सिग्मोइड कर्व होता है, एस के आकार का होता है। और एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में जो स्पेक्ट्रम आता है वो पैराबोला स्पेक्ट्रम आता है। तो क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आपके ऑप्शन में एक ही है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन या एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, तो आप कोई एक टिक करोगे, दोनों आपका सही माना जाएगा, कुछ भी होगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस में ये दोनों ऑप्शन में है एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, तो हमारा जो सबसे सही आंसर होगा एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में माना जाएगा। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में स्पेक्ट्रम होता है वही हमारा सबसे सही स्पेक्ट्रम माना जाता है, वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर माना जाता है। इसलिए हमने इसको डबल टिक लगा दिया है। डबल टिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम खींचा जाता है दोनों के बीच में खींचा जाता है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में भी और एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में भी खींचा जाता है। बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो हमारा होगा एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच का ही होगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।